राजीव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हुआ, जबकि तभी विराज, तात्या और इस्माइल दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। इधर आओ इस्माइल, गटर का रास्ता इधर है। विराज को यहाँ देख राजीव की भी सांस में सांस आ गई, जबकि उसके ऑर्डर पर वो सभी लोग तेजी से गटर के अंदर चले गए। इधर गटर के अंदर जाते ही विराज ने अपने हाथों में मौजूद सारे ग्रेनेड्स बाहर की ओर उछाल दिए। विराज इस्माइल और अपने साथियों के साथ गटर के अंदर मौजूद था कि तभी जेल में हुए जोरदार धमाके की आवाज को सुन उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। तिहाड़ जेल से दुर्दांत आतंकवादी इस्माइल शेख आजाद हो गया था, जबकि वहीं दूसरी ओर हिमालय की 7वीं चोटी पर आरव अभी भी थंडर स्टाइल मार्शल आर्ट सीख रहा था। बोधी के लगातार किए जा रहे वार ने आरव को इस आर्ट को समझने में काफी मदद की थी और जल्द ही आरव बोधी के वार को रोकने के साथ साथ उस पर पलटकर वार करना भी सीख गया। शाबाश आरव, आज तुमने साबित कर दिया कि लगातार अभ्यास से कुछ भी सीखना संभव नहीं होता। वैसे आरव, अपनी तारीफ पर यह मत समझ लेना कि यह अभ्यास अभी खत्म हो गया है। गुरुदेव, पर यह अभ्यास हम लोग और कितनी देर करेंगे? आरव, जो कला मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ उसके लिए जितना भी अभ्यास किया जाए कम ही है। और आरव, हम लोग हिमालय के 7वीं चोटी पर 7 दिन और रहने वाले हैं, ताकि तुम तेज हवाओं के बीच अपने मोंजो मासूम को चलाना सीख जाओ और साथ ही साथ बेदम कर देने वाले वातावरण में भी रहना सीख सको। इतना कहते हुए बोधी 7वीं चोटी पर बने एक छोटे से बर्फ के घर की ओर जाने लगी। आरव ने देखा कि 7वीं चोटी पर बना वो बर्फ का घर सिर्फ इतना ही बड़ा था कि उसमें केवल 2 से 3 लोग ही रह सकते थे। उसने उस छोटे से घर में सबसे पहले बैठकर लंबी गहरी सांस ली और अपने हाथ में मौजूद मोंजो मासूम को देखने लगा। पता नहीं ये सब और कितनी दिन चलेगा। सत्य धर्मा स्कूल आने के बाद आरव इतना ज्यादा बिजी रहने लगा था कि उसे अपने माँ बाप की भी खबर लेने का ख्याल नहीं आ रहा था। वो खुद को बेहतर बनाने में इतना व्यस्त था कि उसे विराज के कारनामों के बारे में भी कुछ पता ही नहीं था। अकेलेपन के इन लम्हों में आरव इस बात को महसूस कर रहा था कि महानता अक्सर इंसान को तन्हा कर देती है। आरव के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। वैसे भी बोधी आरव को थंडर स्टाइल मार्शल आर्ट सिखाने के बाद इतना ही समय देते थे जितने में कि वो अपनी थकावट दूर कर सके। बोधी के साथ इस स्पेशल युद्ध कला का अभ्यास करते हुए 7 दिन कब बीत गए आरव को पता ही नहीं चला। आरव, आज हम लोगों के अभ्यास का आखिरी दिन है। बोधी की बात सुन आरव हैरानी से बोधी को देखने लगा। दरअसल बोधी के साथ इस युद्ध कला का अभ्यास करने में आरव इतना खो गया था कि उसे इन 7 दिनों के गुजरने के बारे में कुछ पता ही नहीं चला था। वैसे गुरुदेव, अगर आप मुझे अभ्यास साल भर भी कराओगे तब भी मैं यहाँ से अब जाने की बात नहीं करूंगा। यही तो सफलता का सूत्र है आरव। अपने काम से इतना प्यार करो कि कभी तुम्हें बोरियत ही ना हो। बोधी से अपनी तारीफें सुन आरव मन ही मन बहुत खुश हो गया। वो इस बात को भी लेकर खुश था कि 7 दिन होने के बाद अब वो वापस स्कूल जाएगा और अपने धर्म भाई पूनम, शुभम और नताशा से मिलेगा। गुरुदेव, तो आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे? हाँ मेरे थंडर वॉरियर, हम लोग आज ही निकलेंगे। आरव थंडर स्टाइल मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण पूरा कर चुका था, जबकि वहीं दूसरी ओर इस्माइल शेख को भगाकर लाने के बाद विराज पूरे नेशनल मीडिया में छाया हुआ था। उसके नाम के साथ उसकी तस्वीरें जगह जगह छप चुकी थी। विराज पूरे देश में एक इनामी वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। दुर्दांत आतंकवादी इस्माइल शेख को जेल से भागे हुए 7 दिन से अधिक हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस न तो उस आतंकवादी का पता लगा पाई है और न ही उसको भगाकर ले जाने वाले विराज का। इस्माइल शेख के साथ साथ विराज भी इस खबर को देख रहा था। तभी अचानक ना जाने उसको क्या हुआ कि वो एक झटके में ही उठ खड़ा हुआ और गौर से इस्माइल शेख की आंखों में देखने लगा। लाहौल विला कुवत, बिरादर, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुझे जेल से छुड़ाए हुए 7 दिन हो चुके हैं इस्माइल, लेकिन तूने इन 7 दिनों में बिरयानी खाने के अलावा और कुछ किया ही नहीं है। विराज की कड़क आवाज को सुन इस्माइल के चेहरे पर डर के भाव आ गए। हालांकि वो भी एक खतरनाक आतंकवादी था, लेकिन जेल से भागते हुए विराज के कारनामों को देख वो इस बात को अच्छी तरह से समझ गया था कि विराज उससे कहीं ज्यादा खूंखार है। बिरादर, मैंने तुमको बताया मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें आतंक फैलाना ही है तो मेरे साथियों को भी छुड़वाना पड़ेगा। इस्माइल की बात सुन विराज ने गुस्से से टेबल पर एक जोर का मुक्का मारा और पैर पटकते हुए अपने कमरे की ओर चला गया। इस नमूने से वो काम नहीं होगा। मुझे इस आरव के लिए फिर से प्रलय काल का दरवाजा खोलना होगा। खुद में इतना सोचते हुए विराज ने अपना दरवाजा बंद कर लिया और ध्यान मुद्रा में बैठ गया। विराज के ध्यान में बैठते ही अचानक पूरे कमरे में चारों ओर अंधेरा छाने लगा और कमरे में अजीब अजीब आवाज गूंजने लगी। विराज अभी भी ध्यान में बैठा था,
जबकि कमरे में फैले हुए अंधेरे के बीचों बीच अचानक अपने आप दरवाजे के आकार का एक शेप बन गया और उसमें से एक डरावना साया बाहर निकला। क्या आदेश है विराज? विराज आरव को खत्म करने के लिए फिर से ध्यान मुद्रा में बैठा था। तभी अचानक चारों ओर फैले अंधेरे के बीचों बीच एक दरवाजे के आकार का शेप खुल गया। क्या आदेश है विराज? अपने कमरे में गूंज भरी आवाज को सुनते ही विराज ने अपनी आंखें खोल ली। विराज की आंखों में एक अजीब सा लालीपन आ गया था और अंधेरे में उसकी आंखें किसी जानवर की तरह चमक रही थी। विराज सामने की ओर गौर से देख रहा था और उसने देखा कि हवा में अपने आप एक आकृति तैयार हो रही है। विराज ने देखा कि उस आकृति के ना तो हाथ थे और ना ही पैर, लेकिन उसका गोलाकार चेहरा देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। उसके सिर से लगे हुए लंबे कान नीचे की ओर झूल रहे थे। दरअसल प्रलय काल से निकला ये असुर कोई और नहीं बल्कि माया था। माया, तुम जानते हो मुझे आरव की मौत चाहिए। तुमने मुझे बुलाया भी तो किस लिए? बस एक साधारण इंसान को मारने के लिए? माया, आरव को साधारण समझने की भूल मत करो। उसे खुद महागुरु प्रशिक्षित कर रहे हैं। वैसे अगर तुम्हें अब भी आरव को मारने में कोई परेशानी है तो तुम पहले आरव को मार दो। उसके बदले में मैं वादा करता हूं, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। वादा? ठीक है, तो अब अपना वादा मत भूलना विराज। अब आरव की मृत्यु के साथ ही मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगा। इतना कहने के साथ ही अंधेरे से निकला हुआ वो माया दानव अंधेरे में ही खुलने लगा और विराज की आंखों के सामने हवा में गायब हो गया। इधर एक तरफ जहां माया दानव आरव को मारने के लिए निकल चुका था, वहीं दूसरी ओर आरव थंडर स्टाइल मार्शल आर्ट सीखने के बाद वापस सत्यधर्मा स्कूल लौट रहा था। गुरुदेव, एक बात पूछूं? हाँ हाँ आरव, पूछो ना, क्या बात है? गुरुदेव, मेरे यहाँ आए हुए इतने दिन हो गए हैं, पर मैं पूछ रहा था कि मुझे छुट्टी कब मिलेगी। मतलब गुरुदेव, मैं ही छुट्टी नहीं चाहता, मैं बस अपने मम्मी पापा से मिलना चाहता था, इसलिए मैंने पूछ लिया। बोधी को लगा कि आरव उससे मार्शल आर्ट्स या सत्यधर्मा स्कूल के बारे में कुछ पूछेगा, लेकिन आरव ने जो पूछा उसे सुन बोधी उदास हो गया। ओफो, क्या करूं? आरव को सच्चाई बताऊं या नहीं? इतने सालों से सत्यधर्मा स्कूल संभाल रहा बोधी इस बात को अच्छे से जानता था कि शिष्यों के मन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों का कितना ज्यादा असर होता है। नहीं, मैं आरव को अभी तरुण और रीना के बारे में नहीं बता सकता। अगर मैंने उसे सब कुछ बता दिया तब उसका सीखने का रिदम टूट जाएगा। थंडर स्टाइल मार्शल आर्ट सीखने के बाद उसे अभी और भी बहुत कुछ सीखना है। गुरुदेव, क्या हुआ? आप कुछ जवाब नहीं दे रहे। आरव के दोबारा सवाल पूछने पर बोधी कंफ्यूज हो गए। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर वो क्या जवाब दे। लेकिन तभी हवा में हो रहे एक अजीब सी सरसराहट को सुन वो अचानक सीरियस हो गए। आरव, क्या तुम भी वो सुन रहे हो? हाँ गुरुदेव, ऐसा लग रहा है कि मानो बहुत सारे कौवे हमारे आसपास है, पर वो नजर क्यों नहीं आ रहे? आरव की बात पर बोधी भी चारों ओर देखने लगे और तभी उन्होंने देखा कि नीचे की ओर से बहुत सारे कौवे तेजी से उन्हीं लोगों की तरफ चले आ रहे हैं। गुरुदेव, ये क्या है? यहाँ तो अभी एक भी पंछी नहीं दिख रहा था और अब अचानक से इतने सारे कौवे। कुछ गड़बड़ है आरव। कोई पंछी, और वो भी कौवा, इतनी ऊंचाई पर तो उड़ नहीं सकता। बोधी की बात ने आरव को अलर्ट कर दिया, जबकि अब तक वो सारे कौवे उन लोगों के एकदम पास आ गए और उन लोगों पर अचानक से हमला भी करने लगे। गुरुदेव, ये क्या हो रहा है? ये कौवे हम लोग पर हमला क्यों कर रहे हैं? पता नहीं आरव, लेकिन अगर जिंदा रहना है तो इन पर वार करो, वरना इस पहाड़ी से गिरने के बाद हम लोग साबुत भी नहीं बचने वाले। बोधी ने ऑर्डर देने के साथ ही कौवों पर हमला शुरू कर दिया, जबकि इधर आरव ने भी अपनी मोंजो मासूम को मयान से निकाल लिया और उसे कौवों के बीच लहराने लगा। बोधी और आरव के हमले से कौवे उन लोगों से दूर जाने लगे, जबकि उन कौवों के दूर जाते ही आरव उन कौवों को गौर से देखने लगा। गुरुदेव, आखिर ये चीज है क्या? ये कौवे आखिर हम लोग पर हमला क्यों कर रहे हैं? मैं इन्हें पहचान गया हूँ आरव। ये कौवे नहीं है, बल्कि ये माया है, माया दानव। माया का नाम सुनते ही आरव सवालिया निगाहों से बोधी को देखने लगा, जबकि तभी वहां मौजूद सारे कौवे एक झटके में ही हवा में गायब हो गए। आरव तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, जबकि कौवों को हवा में गायब होते देख बोधी और ज्यादा परेशान हो गए। आरव, माया हमारे चारों ओर भ्रम का जाल बिछा रहा है। तुम जो भी अपने आसपास देख रहे हो वो सब कुछ सच नहीं है, ये सब भ्रम है आरव। भ्रम? पर गुरुदेव,
अगर ये भ्रम है तो इससे बचेंगे कैसे? हाँ भ्रम। ध्यान से सुनो आरव, इस स्थिति में तुम्हारी तलवार ही तुम्हें बचा सकती है। कुछ भी हो जाए लेकिन अपने तलवार को अपने हाथ से मत छोड़ना। बोधी ने इतना ही अचानक ना जाने उसके साथ क्या हुआ कि उसके हाथ चट्टान से फिसल गए और वो गहरी खाई में जा गिरे। गुरुदेव! बोधी के खाई में गिरते ही आरव डर से भर गया और तभी अचानक आरव को हिमालय का वो पूरा पहाड़ हिलता हुआ सा महसूस हुआ। ओ गॉड, ये क्या हो रहा है? ये तो भूकंप है। कहीं गुरुदेव भूकंप की वजह से तो खाई में नहीं गिरे? अचानक से आए भूकंप ने आरव को पूरी तरह से परेशान कर दिया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या करे। उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी मोंजो मासून को एक चट्टान में फंसा दिया। वो चाहता था कि मोंजो मासून से वो खुद का बैलेंस बनाए रखे, लेकिन पूरे पहाड़ के हिलने की वजह से आरव को अपना बैलेंस बनाए रखने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। आरव अभी तक किसी तरह खुद को बचाए हुए था, तभी उस पहाड़ी के ऊपर घने बादल आ गए और वहां चारों जोर जोर से बिजलियां चमकने लगी। भूकंप से तो किसी तरह बच गए, लेकिन अब ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ खुले में रहकर इन बिजलियों से नहीं बच सकता। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ का मौसम क्यों बदल रहा है। इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी तलवार मोजो मासून को चट्टान से निकाल दिया और पहाड़ी पर फिसलते हुए नीचे की ओर आने लगा। इन गिरती बिजलियों के बीच किसी खुले स्थान पर रहना ठीक नहीं। मुझे कोई सेफ प्लेस ढूंढना होगा। आरव तेजी से फिसलते हुए नीचे की ओर आ रहा था। तभी एक सेफ जगह को देखकर उसने अपनी तलवार एक चट्टान के बीच फंसा दी और जहां का तहां रुक गया। ओह शिट, मैं इतना बड़ा भूल कैसे कर सकता हूँ? बोधी गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि ये सब कुछ एक भ्रम है। मुझे हर चीज को गौर से, क्या पता यहाँ ये हो रहा भूकंप और बारिश सच ना होकर एक भ्रम हो। क्या पता बोधी गुरुदेव भी मरे ना हो। ये सब कुछ मुझे भ्रमित करने के लिए दिखाया जा रहा हो, या कुछ भी हो सकता है। बोधी की बातों को याद करते ही आरव अलर्ट हो गया। वो अपने हाथ में मौजूद तलवार के साथ साथ ऊपर चमक रही बिजली और तेजी से गिरती बड़ी बड़ी बारिश की बूंदों को भी देख रहा था। उसने अपने हाथ बढ़ाकर पानी की बूंदों को छुआ भी। ये पानी के बूंदे तो एकदम असली है। फिर गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा कि यहाँ सब कुछ भ्रम है? आरव खुद से बुदबुदाते हुए इतना ही कह पाया था कि तभी अपने पीछे एक आहट को सुन वो चौंक गया। आरव तुरंत ही पीछे मुड़ा और ये देख उसकी आंखें हैरत से चौड़ी हो गई। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि बोधी खड़े थे। गुरुदेव, शुक्र है कि आपको कुछ हुआ नहीं। मैं जानता था कि मैंने जो देखा वो सच नहीं हो सकता। आरव की बात पर बोधी ने पहले तो एक सेकंड को आरव की आंखों में देखा और फिर अचानक उसको अपने गले से लगा लिया। हाँ आरव, मैं जिंदा हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। कौन सी बात गुरुदेव? यही ना कि यहाँ चारों ओर ब्रह्मचाल है। आरव को बोधी का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था। तभी अचानक बोधी ने अपने हाथ पीछे किए और एक नुकीला चाकू निकाल कर 1 सेकंड से भी कम समय में आरव के सीने में घोंप दिया। दरअसल आरव ने जब देखा कि बोधी खाई में गिर रहा है, तब वो सच नहीं बल्कि माया का फैलाया हुआ एक भ्रम था। हालांकि बोधी माया के भ्रम को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये उनके लिए भी कोई आसान काम नहीं था। बोधी चट्टानों को पकड़े हुए खड़े थे, जबकि आरव को धक्का देने के बाद माया जैसे ही वहां से गायब हुआ, वैसे ही बोधी ने देखा कि माया का भ्रमजाल भी अपने आप ही खत्म हो गया है। ये माया का फैलाया भ्रम खत्म कैसे हो गया? कहीं वो यहाँ से चला तो नहीं गया? अगर माया दानव यहाँ से चला गया है तो इसका एक ही मतलब है कि उसने अपना मकसद पूरा कर लिया है। माया के यहाँ से जाने की बात सोचकर ही बोधी डर गए थे। पांडव गुफा में हुए दानव हमले के बाद बोधी इतना तो समझ गए थे कि विराज आरव को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ओह मेरे ईश्वर, मुझे जल्दी आरव को ढूंढना होगा। ये माया को भी जरूर विराज नहीं भेजा होगा। बोधी पूरी तरह से परेशान थे और उन्होंने तुरंत ही मदद के लिए सत्यधर्मा स्कूल में मदद का सिग्नल भेज दिया। इधर महागुरु अपने ध्यान मुद्रा में बैठे थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही बोधी के सिग्नल को देखा वैसे ही वो गंभीर हो गए। सहायता का ये सिग्नल, जरूर कुछ गड़बड़ है। महागुरु जानते थे कि बोधी आरव के साथ हिमालय की 7वीं चोटी पर गए हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद भी थी कि बोधी आरव के साथ आसानी से लौट आएंगे, लेकिन बोधी का यह सिग्नल उनको परेशान करने के लिए काफी था। वो तुरंत ही बाहर आकर अपने धर्म योद्धाओं को जमा करने लगे। धर्म योद्धाओं, हमें जल्दी से 7वीं चोटी की ओर निकलना होगा।
बोधी ने मदद का सिग्नल भेजा है। महागुरु के आदेश को सुनते ही सारे धर्म योद्धा वहां से सत्य धर्मा स्कूल से बाहर की ओर जाने लगे, जबकि इधर स्कूल में हो रहे शोर शराबे को सुन शुभम, पूनम और नताशा का भी ध्यान अब इस ओर आ गया था। गाइस, मैंने कहा था कि आरव जैसे न्यू कमर का हिमालय की 7वीं चोटी पर जाना और वो भी थंडर स्टाइल मार्शल आर्ट सीखना खतरे से खाली नहीं है। अब देखो, वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गया है। पर पूनम, ये किस तरह का खतरा है? कहीं आरव को कुछ हो तो नहीं गया है? नताशा, पूनम और शुभम दोनों की बातें सुन रही थी। गाइस, हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए, आखिर वो हम लोगों का धर्म भाई है। नताशा की बात सुन शुभम और पूनम ने एक दूसरे की आंखों में देखा और वो लोग भी हिमालय की 7वीं पहाड़ी की ओर निकल गए। इधर बोधी मदद का सिग्नल भेजने के बाद खुद भी आरव को ढूंढने में लग गए थे। हे महादेव, आरव की रक्षा करना, वो हमारी भविष्य की आखिरी उम्मीद है। आरव को खोजते खोजते बोधी हिमालय की 7वीं चोटी से काफी नीचे आ गए थे, लेकिन उन्हें आरव कहीं भी नहीं मिला। उनकी सांसें फूलने लगी थी और वो हिम्मत हारते हुए अपने घुटनों पर आ गए थे। तभी बोधी ने देखा कि महागुरु और कई सारे धर्म योद्धा उन्हीं की ओर चले आ रहे हैं। महागुरु को देख बोधी तेजी से महागुरु के पास पहुंचे। बोधी, तुम अकेले? आरव कहाँ है? महागुरु के सवाल पर बोधी कुछ सेकंड को शांत रहे और फिर उन्होंने जब महागुरु को सब कुछ बताया तब महागुरु भी माया का नाम सुनकर शॉक्ड रह गए। अगर माया यहाँ आया था तब हमें आरव के जिंदा होने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि माया अपने लक्ष्य को पूरा किए बगैर वापस नहीं जा सकता। महागुरु की बात सुन न सिर्फ बोधी के बल्कि वहां मौजूद सभी धर्म योद्धाओं के चेहरे पर उदासी फैल गई। कोई भी इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उन्होंने अपने भविष्य की उम्मीद को खो दिया है। एक तरफ जहां महागुरु ने भी आरव के जिंदा होने की उम्मीद खो दी थी, वहीं दूसरी ओर माया जब वापस विराज के पास पहुंचा तब विराज के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। माया, तुम्हारा वापस लौटना बता रहा है कि आरव मारा जा चुका है। तुमने काम पूरा किया। हाँ विराज, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। मैं जानता हूँ तुम बस कत्ले आम चाहते हो माया, और मजे की बात बताऊं, मैं भी कुछ ऐसा ही चाहता हूँ। माया दानव ध्यान से विराज की बातों को सुन रहा था। तभी विराज ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और बाहर की तरफ जाने लगा। तुम यहीं रुकना माया, मैं तुम्हारा शिकार अभी लेकर आता हूँ। इतना कहते हुए विराज तिहाड़ जेल से छुड़ाए आतंकवादी इस्माइल शेख के पास आ गया। इस्माइल शेख पहले की तरह अभी भी बिरयानी खा रहा था। इस्माइल, तुम्हें बिरयानी के अलावा और कुछ खाने को नहीं सूझता है क्या? बिरादर, पूरे पाकिस्तान में इस तरह का बिरयानी कहीं नहीं मिलता। जब तक यहाँ हूँ तब तक खा लेने देना भाई। खा लो इस्माइल, आराम से खा लो। मैं नहीं चाहता कि मेरा काम करने से पहले तुम्हारा पेट खाली रह जाए। विराज बिरादर, माफ करना, लेकिन मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि अपने साथियों के बिना मैं कोई काम नहीं कर सकता। जानता हूँ इस्माइल, तू अपने साथियों के बिना कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मेरे कमरे का बल्ब तो चेंज कर सकता है ना? मुझे बल्ब बदलना करना है? हाँ, जल्दी से मेरे कमरे में आ। इतना बोलकर विराज वापस अपने कमरे की तरफ चला गया। इधर विराज के दोस्त विराज की इस हरकत पर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक बल्ब चेंज करने के लिए वो इस्माइल को क्यों बुला रहा है। इस्माइल शेख भी विराज के ऑर्डर पर थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो मन ही मन सोच रहा था कि विराज उससे अपने छोटे मोटे काम करवा कर उसकी बिरयानी के पैसे वसूलना चाहता है। इसीलिए वो भी जल्दी से खाना खत्म कर विराज के कमरे में आ गया। लेकिन विराज के कमरे में आते ही इस्माइल ने देखा कि कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अचानक एक अंधेरा साया उसके शरीर में समाने लगा। दरअसल ये अंधेरा साया कुछ और नहीं बल्कि खुद माया ही था। माया दानव इस्माइल शेख के शरीर में समा रहा था। हालांकि शुरू में तो इस्माइल को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो तो समझ भी नहीं पा रहा था कि कोई उसके शरीर में घुस रहा है। लेकिन माया जैसे ही पूरी तरह से इस्माइल के शरीर में समाया, वैसे ही इस्माइल को अपने पूरे बदन में तेज जलन का एहसास होने लगा और इस्माइल दर्द से बुरी तरह चिल्ला उठा। विराज, विराज, विराज बिरादर, ये क्या हो रहा है? मेरा पूरा बदन जल क्यों रहा है? तुमने क्या किया है मेरे साथ? विराज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस शांत नजरों से इस्माइल को देखे जा रहा था, जबकि तभी इस्माइल के हाथ पैर अपने आप मुड़ने लगे और अब इस्माइल इतना ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा जैसे कि मानो अब वो मर ही जाएगा।
विराज के अड्डे पर मौजूद उसके बाकी के दोस्त भी विराज के कमरे से आ रही इस चिल्लाहट को सुन पूरी तरह से शॉक्ड थे। उन लोगों के बीच खुसुर फुसुर भी होने लगी थी कि आखिर विराज के कमरे में इस्माइल के साथ क्या हो रहा है। राजीव भाई, ये इस्माइल इतना चीख क्यों रहा है? इतने दिनों से फ्री का बिरयानी खा रहा था, इसीलिए कहीं विराज ने बिरयानी निकालने के लिए कहीं डंडा तो नहीं डाल दिया ना? ये तो मुझे भी नहीं पता भाई, पर तू सोच ये चीख इस्माइल शेख की है। वो इस्माइल शेख जिसने न जाने कितने लोगों को मारा होगा, और सोच उसे अपना विराज तड़पा रहा है। हाँ भाई, तेरी बात तो सोचने वाली है। इस्माइल जैसे दरिंदे को तड़पाना सच में कोई आसान काम नहीं। विराज के सारे साथी इस्माइल की चीखों को सुन हैरान थे, जबकि इधर माया दानव जब से इस्माइल के शरीर में घुसा था तब से उसके शरीर में आश्चर्यजनक चेंजेस होने लगे थे। उसके हाथ पैर जहां अजीब तरीके से मुड़े थे, वहीं दूसरी ओर इस्माइल की आंखें भी ऊपर की तरफ होने लगी थी। विराज ये सब कुछ देखने के बाद भी एकदम शांत खड़ा था। तभी अचानक ना जाने इस्माइल को क्या हुआ कि वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। माया, क्या तुम यही हो? हाँ बिरादर। एक तरफ जहां माया इस्माइल शेख के शरीर पर कब्जा कर चुका था, वहीं दूसरी ओर हिमालय के पहाड़ों में आरव को खोजते हुए महागुरु और सारे धर्म योद्धा हार मान चुके थे। बोधी भी एक टक से बस महागुरु को देखे जा रहे थे। महागुरु, क्या हम लोग वापस जाने वाले हैं? मैं आरव को बिना ढूंढे वापस जाना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर आरव पर हमला करने वाला शख्स माया दानव था तो समझो पूरी दुनिया अभी खतरे में है। माया दानव को रोकना कोई बच्चों का खेल नहीं। महागुरु, अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है तो हम उसे रोकेंगे कैसे? हम लोगों ने तो अपने भविष्य की उम्मीद को पहले ही खो दिया है। बोधी के सवाल पर महागुरु काफी देर तक शांत रहे। वो अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि सत्य धर्मा स्कूल आने के बाद आरव के साथ इतनी जल्दी ही ये सब कुछ हो जाएगा। बोधी, मुझे माया को रोकने के लिए जाना होगा, लेकिन तुम लोग आरव को ढूंढने में लगे रहो। अगर उसके जिंदा बचने की 1% भी उम्मीद है तो समझो कि हम लोगों का पलड़ा अभी भी भारी है। हालांकि महागुरु अभी भी आरव को ढूंढते रहने के लिए बोल रहे थे, लेकिन उनका खुद अपने धर्म योद्धाओं के बीच ना रहना धर्म योद्धाओं को निराश करने के लिए काफी था। महागुरु, बोधी और बाकी सबको ऑर्डर देने के बाद वहां से चले गए, जबकि वहीं आसपास छिपे हुए शुभम, पूनम और नताशा ने जब महागुरु को यहाँ से जाते हुए देखा तब वो लोग भी परेशान हो गए। पूनम, महागुरु तो यहाँ से जा रहे हैं। मैं भी देख रही हूँ शुभम, पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि महागुरु इन लोगों को यहाँ छोड़कर जा रहे हैं? मुझे लग रहा है कि महागुरु ने हार मान लिया है कि आरव अब मिलने से रहा। नताशा ने जैसे ही ये बात कही वैसे ही पूनम बड़ी बड़ी आंखों से नताशा को देखने लगी और वो दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे से इशारे में बात करने लगे। शुभम भी उन दोनों को इस तरह से बात करता देख अचरज में था। अरे यार, मुझे तुम लड़कियों के ग्रुप में रहना ही नहीं चाहिए था। तुम लोग क्या कुसुर फुसुर कर रही हो, बताओगी? शुभम की बात पर पूनम गौर से नताशा की आंखों में देखने लगी। शुभम, पहले प्रॉमिस करो कि तुम किसी को बताओगे नहीं। पूनम जिस तरह से बात कर रही थी उसे सुन शुभम सीरियस हो गया। वो समझ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है पूनम, तुम दोनों मुझसे कुछ छिपा रही हो? शुभम की बात पर पूनम ने एक बार नताशा को देखा और फिर शुभम के कान में कुछ फुसफुसाने लगी। शुभम को पहले लगा कि पूनम और नताशा उससे कोई छोटी मोटी बात छिपा रही होंगी, लेकिन पूनम की सारी बात सुनने के बाद वो झटके से 2 कदम पीछे हो गया और आश्चर्य से पूनम को देखने लगा। पूनम, ये क्या बोल रही हो? तुमने आरव पर ट्रांसमीटर फिट किया था? मैं कुछ गलत करना नहीं चाहती थी शुभम। मैं बस आरव के जरिए थंडर स्टाइल मार्शल आर्ट सीखना चाहती थी। पूनम, तो तुम भूल रही हो कि तुमने आरव पर एक ट्रांसमीटर लगाया है जिससे तुम सिर्फ थंडर स्टाइल मार्शल आर्ट सीख सको, और अभी तुम्हारा वो ट्रांसमीटर आरव के लोकेशन को भी बता रहा होगा। शुभम के सवाल पर पूनम ने तुरंत ही अपने मोबाइल को अपने हाथों में ले लिया और शुभम को एक लोकेशन दिखाने लगी। देखो शुभम, ये लोकेशन यहाँ से एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है और मैं इस बात को दावे से कह सकती हूँ कि आरव यहीं पर है। पूनम, क्या हम बोधी को आरव का पता नहीं बता सकते? बता सकते हैं, लेकिन तुम ये भी बता देना कि वो नैनो ट्रांसमीटर तुमने आरव पर सेट किया था। पूनम की गुस्से भरी बात पर शुभम ने अजीब सा मुंह बना लिया। शुभम, हम लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुमको चलना है तो चलो, वरना मैं और नताशा ही आरव के पास जाएंगे। वैसे भी वो हमारा धर्म भाई है। हाँ, वैसा धर्म भाई जिस पर तुम लोग अपना ट्रांसमीटर लगाती हो। शुभम की बात पर पूनम ने गुस्से से शुभम को देखा और बिना कुछ बोले आरव की लोकेशन की ओर जाने लगी। नताशा, तुम्हें भी चलना है या तुम यहीं रहना चाहती हो? पूनम की बात सुन नताशा बिना कुछ बोले पूनम के पीछे पीछे आने लगी, जबकि पूनम नताशा को वहां से जाता देख शुभम को भी ना चाहते हुए उन दोनों के पीछे पीछे आना पड़ा। ये पूनम जंगली बिल्ली है, जंगली बिल्ली।
पता नहीं मुझ पर भी कोई गैजेट्स वगैरह चिपका ना दिया हो। असल में पूनम शुरू से ही ऐसी थी। वो जब से स्कूल में आई थी तब से ही उसके अंदर हर चीज को सीखने का एक अलग ही पैशन रहता था। वो ना सिर्फ गुरुओं के बताए हुए फैक्ट्स पर चलती थी, बल्कि वो खुद से भी चीजों को एक्सप्लोर करने में हमेशा ही आगे रहती थी। और इस बार भी पूनम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वो उस समय काफी जेलस फील करने लगी जब उसे पता चला कि आरव थंडर स्टाइल मार्शल आर्ट सीखने जा रहा है और वो खुद इतने साल से यहाँ पर है पर अभी तक कुछ खास नहीं कर पाई है। पूनम आरव से जेलस फील कर रही थी और इसीलिए उसने आरव पर वो ट्रांसमीटर लगाया था। पूनम, नताशा और शुभम वो तीनों ही आरव की लोकेशन की ओर जा रहे थे और वो लोग जैसे ही उस लोकेशन पर पहुंचे वैसे ही वहां के माहौल को देख उन लोगों की आंखें हैरत से चौड़ी हो गई। पूनम, नताशा और शुभम तीनों ने देखा कि हिमालय के बर्फ से भरी घाटी में एक बहुत गहरा गड्ढा बना हुआ था और उस गड्ढे में आरव किसी लाश की तरह पड़ा हुआ था। आरव? ये तो आरव, पर उसके शरीर के चारों ओर क्या लिपटा है? शुभम, वो उसकी तलवार है, लेकिन उसकी तलवार उसकी बॉडी से इस तरह कैसे लिपट सकती है? नताशा भी आरव को इस तरह से देख अचरज में थी। वो जल्दी से गड्ढे में कूदकर आरव के पास गई और उसने जब आरव की नब्ज को छू कर देखा तब अचानक उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए। ये मर चुका है। नताशा ने इतना ही कहा था, पर तभी वहां गूंजी एक भयानक आवाज ने उसको चौंका दिया। आरव जिंदा है। नताशा आरव के शरीर को देख रही थी, पर तभी वहां गूंजी एक भयानक आवाज ने उसे चौंका दिया। वो तुरंत ही अपने हाथ में खंजर लिए हुए इधर उधर देखने लगी। कौन है यहाँ? इस अनजानी आवाज को सुन गड्ढे में मौजूद शुभम और पूनम भी डर से भर गए थे। पूनम, यहाँ तो हम लोगों के अलावा और कोई है ही नहीं। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है शुभम, हमें अलर्ट रहना होगा। नताशा, पूनम और शुभम तीनों अपने हाथों में हथियार लिए हुए खड़े थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये अनजानी आवाज आ कहां से रही है। तभी उन लोगों को वो आवाज फिर से सुनाई दी। पूनम, शुभम, नताशा, मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूँ। अपने अपने हथियार नीचे रख लो। मैं आरव की तरह तुम लोगों का दोस्त ही हूँ। दोबारा से आई इस आवाज पर जब उन तीनों ने ध्यान दिया तो वो लोग ये जानकर हैरान रह गए कि ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि आरव के शरीर से लिपटी तलवार से आ रही है। दोस्तों, ये आवाज इस तलवार से आ रही है। नताशा की बात सुन शुभम और पूनम भी हैरानी से आरव के मोंजो मासूम को देखने लगे। दोस्तों, मुझे इस तरह से मत देखो। ये मैं ही हूँ, मोंजो मासूम। अबे ये नहीं हो सकता। ये जरूर कोई भूत है, वरना एक तलवार कैसे बात कर सकता है? शुभम, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं सच में मोंजो ही हूँ। मैं दुनिया का बेस्ट तलवार हूँ। मुझ में ये खासियत है कि मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। शुभम तो अभी भी आश्चर्य में था, लेकिन पूनम इस बात को जानती थी कि मोंजो मासूम तलवार सच में बहुत खास है। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है मोंजो, लेकिन तुम क्या बोल रहे हो? क्या सच में विराज की सांसें अभी भी चल रही हैं? मैं काफी देर से आरव को पूरी तरह से ढककर उसके घावों को बाहरी वातावरण से दूर किए हुए हूँ। आरव के पास चंद सांस हैं और अगर समय से आरव का इलाज किया गया तो वो बच सकता है। मोंजो की बात सुन पूनम तुरंत ही शुभम को देखने लगी। शुभम, हम देर नहीं कर सकते। तुम जल्दी से बोधि गुरुदेव को साकेत वैद्य के पास लेकर आओ। मैं और नताशा आरव को लेकर वहाँ पहुँचते हैं। वैसे वो ट्रांसमीटर वाला बात बता दूं क्या? पूनम ने गुस्से से शुभम को देखा, जबकि शुभम पूनम को चिढ़ाने के बाद तुरंत ही वहाँ से चला गया। इधर बोधी अपने कुछ धर्म योद्धाओं के साथ निराश मन से आरव को ढूंढने में लगे थे, पर तभी वहाँ दौड़कर आए शुभम ने उनको चौंका दिया। बोधी शुरू में तो समझ नहीं पाए कि एक नॉर्मल स्टूडेंट उनके पास यहाँ क्यों आया है, लेकिन शुभम ने जब बोधी को सब कुछ बताया तो बोधी भी चौंक कर रह गए। शुभम, तुम सच बोल रहे हो ना? हाँ गुरुदेव, नताशा और पूनम आरव को लेकर वैद्य गुरु साकेत के पास जा रहे हैं। शुभम की बात सुनते ही बोधी के साथ साथ बाकी सभी धर्म योद्धा तुरंत ही वैद्य गुरु साकेत के शिविर की ओर जाने लगे। इधर पूनम और नताशा आरव को लेकर वैद्य गुरु साकेत के पास आ पहुंचे थे और जब साकेत ने आरव के इस गंभीर हाल को देखा तब उन्होंने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली। अपने 200 वर्षों के जीवन काल में पहली बार माया दानव के जख्मी किए हुए व्यक्ति का उपचार कर रहा हूँ। वैद्य गुरु, पहली बार? हाँ पूनम, पहली बार, क्योंकि माया दानव के वार से आज तक कोई भी जिंदा बच नहीं पाया है। मैंने आज तक माया दानव के वार खाए हुए जितने भी इंसानों को देखा है, दुर्भाग्य से वे सभी के सभी मृत्यु के गोद में समा चुके थे। वैसे आरव की जान बचाने में मोंजो का बहुत बड़ा हाथ है। अगर इसने आरव के शरीर को ढका नहीं होता तो अब तक आरव मारा जा चुका होता।
साकेत आरव को ठीक करने के लिए अपनी जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार कर चुके थे, जबकि इधर शुभम, बोधी और बाकी के धर्मयोद्धा भी भागते हुए यहाँ आ पहुंचे। बोधी ने यहाँ आते ही जब आरव के शरीर से लिपटी हुई तलवार को देखा, तब उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। शुक्र है आरव, तुमने मेरी बात मान ली। मोंजो को अपने हाथ में रखने की ही वजह से तुम अभी जिंदा हो। बोधी और बाकी धर्म योद्धाओं को यहाँ देख साकेत तेजी से अपने हाथ चलाने लगे। एक और जहाँ आरव के जिंदा होने की बात ने बोधी के चेहरे पर एक अलग सी चमक ला दी थी, वहीं दूसरी ओर महागुरु दिल्ली पहुंच चुके थे। वहां पहुंचने पर उन्हें भी पता चला कि आरव पर माया दानव के हमले से पहले विराज ने इस्माइल शेख को भी तिहाड़ से छुड़ाया है। विराज के इस तिहाड़ कांड के बारे में जानने के बाद महागुरु इसको और गहराई से जानने के लिए सत्य धर्मा स्कूल के एक्स स्टूडेंट और प्रेजेंट में दिल्ली पुलिस में काम कर रहे इंस्पेक्टर विजय के पास आ गए। आइए आइए महागुरु, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। विजय, कुछ पता चला? महागुरु, विराज जब से अपनी गर्लफ्रेंड कायरा को मारकर गायब हुआ है, तब से तो हम लोग उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए, लेकिन उसके कुछ दोस्तों को हम लोगों ने रोहिणी नगर के इलाके में देखा था। विजय, हम लोगों को जल्दी से जल्दी उसके बारे में पता लगाना ही होगा, क्योंकि इस्माइल को जेल से निकालने के बाद विराज ने माया दानव को प्रलय काल से बुला लिया है। माया दानव का नाम सुनते ही विजय अचानक से सीरियस हो गया। उसके चेहरे पर डर के भी भाव आ गए। महागुरु, ये तो कलयुग का प्रारंभिक काल है, अभी से ही दानवों का आगमन, ये कैसे हो सकता है? विराज सभी नियमों को ताक पर रख रहा है विजय। उसे बस किसी भी हाल में कलयुग की गति बढ़ानी है, और जैसे ही कलयुग अपने चरम पर आएगा, वैसे ही विराज समय को इतना धीमा कर देगा कि कलयुग हमेशा हमेशा के लिए पूरी दुनिया पर व्याप्त हो जाएगा। महागुरु की बातें सुन विजय डर से भर गया। वो इस बात को जानता था कि अगर किसी तरह कलयुग की गति बढ़ गई, तब दुनिया में करोड़ों लोग मारे जाएंगे। महागुरु भी विजय के डर से भरे चेहरे को देख रहे थे। विजय, लाओ, मुझे तिहाड़ की रिकॉर्डिंग्स के साथ साथ इस्माइल शेख की फाइल भी दिखाओ। मैं जानना चाहता हूँ आखिर विराज ने उसे क्यों छुड़ाया, आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। महागुरु की बात पर विजय ने अपने लैपटॉप में एक पेन ड्राइव लगाई और महागुरु की तरफ उसको बढ़ा दिया। महागुरु विराज के बारे में पता लगाने के लिए उसके सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को देख रहे थे, जबकि वहीं दूसरी ओर विराज अभी भी अपने कमरे में मौजूद था। असल में जब से माया दानव इस्माइल के शरीर में घुसा था, तब से ही इस्माइल जहां का तहां एक सा पड़ा हुआ था। उसके शरीर में ना तो किसी तरह की हिलडुल हो रही थी और ना ही वो कुछ बोल रहा था। माया, क्या तुम अब भी यहीं हो? विराज के सवाल पूछने पर इस्माइल के शरीर में हरकत होने लगी। उसने नजरें उठाकर विराज को देखा। विराज भी इस्माइल को गौर से देख रहा था और तभी इस्माइल के चेहरे पर मौजूद माया का वो कालापन धीरे धीरे गायब होने लगा। बिरादर, मुझे माया नहीं इस्माइल कहकर बुलाओ। वैसे भी उस इंसान को कंट्रोल करने में ज्यादा मजा आता है जिसे पता ही नहीं कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है। अब समझा। मतलब इस्माइल, वैसे अब तुम्हारा क्या प्लान है? क्या तुम अभी भी अपने आदमियों का इंतजार करोगे? अब इंतजार नहीं करूंगा, अब उन्हें खुद बाहर लाऊंगा, फिर पूरे दिल्ली को लाशों के ढेर में बदल दूंगा। इतना कहते हुए इस्माइल अपने भारी कदमों से वहां से जाने लगा। माया दानव इस्माइल के शरीर में समाने के बाद विराज के अड्डे से निकल गया, जबकि वहीं दूसरी ओर साकेत वैद्य के पास मौजूद आरव की हालत में लगातार सुधार हो रहा था। बोधी, मैंने आरव के सभी घावों पर संजीवनी बूटी का लेप लगा दिया है। अब बस आरव को अमृत बूटियों का भाप देने के बाद वो होश में आ जाएगा। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस काम से न सिर्फ आरव जिंदा हो जाएगा, बल्कि हम लोगों के भविष्य की उम्मीद भी जिंदा हो जाएगी। बोधी, अगर आपको धन्यवाद कहना ही है तो पूनम, शुभम और नताशा से कहिए। अगर ये बच्चे समय पर आरव को लेकर नहीं आते, तब शायद ही मैं इसे बचा पाता। साकेत की बात सुन बोधी वहीं मौजूद पूनम, शुभम और नताशा को शांत नजरों से देखने लगे। शिष्यों, मैं तुम तीनों का बहुत एहसानमंद रहूंगा कि तुम लोग बहादुरी दिखाते हुए आरव को यहाँ ले आए। लेकिन एक बात बताओ, आखिर तुम लोगों ने आरव को ढूंढा कैसे? मैं अपने सारे धर्म योद्धाओं के साथ इस काम में लगा हुआ था, लेकिन हम लोगों में से कोई भी सफल नहीं हो पाया। पर तुम लोगों ने आरव को बहुत ही आसानी से ढूंढ लिया। बोधी ने जैसे ही यह सवाल किया, वैसे ही पूनम का चेहरा पसीने से भरने लगा। वो जानती थी कि अगर ट्रांसमीटर वाली बात बोधी को पता चल गई, तो बोधी उसको स्कूल से निकालने में देरी नहीं करेंगी। वो नजरें चुराती हुई इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ पूनम, तुम कुछ बताती क्यों नहीं? बोधी के दोबारा पूछने पर इस बार शुभम और नताशा भी नर्वस होने लगे। पर तभी वहां गूंजी आरव की कराह भरी आवाज ने बोधी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
मैं कहाँ हूँ? आरव के होश में आते ही बोधी बिना पूनम की ओर ध्यान दिए तुरंत ही आरव के पास चले आए। माया दानव के जानलेवा वार से आरव बच चुका था, जबकि वहीं दूसरी ओर इस बात से पूरी तरह से अनजान माया दानव इस्माइल शेख के एक बहुत ही पुराने अड्डे पर आ पहुंचा था। दरअसल इस्माइल शेख के शरीर पर कब्जा करने के बाद माया दानव इस्माइल के ही तरीके से आतंक फैलाना चाहता था। उसने खुद को इस्माइल के अंदर इस तरह से ढाल लिया कि वो माया कम और इस्माइल ज्यादा लगने लगा था। माया अभी इस्माइल के ही एक पुराने अड्डे पर आया था और जब वो धूल से जमे हुए शटर को उठाकर अंदर आया, तब अंदर मौजूद हथियारों के एक बड़े से खेप को देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। इस्माइल शेख, तुम मेरे लिए एकदम उपयुक्त हो। तुम्हारे शरीर पर कब्जा करने और उस आरव को मारने में मैंने अपनी बहुत ऊर्जा खर्च कर दी है। अब पाप ऊर्जा फिर से अर्जित करने के लिए मुझे आतंक मचाना होगा। आतंक। खुद में इतना कहते हुए इस्माइल शेख ने आगे बढ़कर गोडाउन में मौजूद अपने हथियारों को उठाकर अपने कंधे पर रखना शुरू कर दिया। इस्माइल शेख ने जल्दी ही अपने आप को हथियारों से लाद लिया और वो खुद को मुस्कुराते हुए आईने में देखने लगा। ये आधुनिक हथियार थोड़े अजीब तो प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं इसमें सुंदर भी लग रहा हूँ। अब मुझे इस्माइल शेख के उन साथियों को छुड़ाना होगा जो कि आतंक फैलाने में माहिर हैं। इतना कहते हुए माया इस्माइल के अड्डे से निकल गया। दरअसल माया का प्लान था कि वो रोहिणी में मौजूद उस जेल पर हमला करे जहां पर उसके अधिकांश साथी कैद हैं। वो अड्डे से निकलकर रोहिणी जेल की तरफ जाने ही वाला था, पर तभी अपने सामने आकर रुकी विराज की जीप को देख वो चौंक गया। क्या हुआ बिरादर, तुम्हें मेरे बिना मन नहीं लगता क्या? माया, मैं जानता हूँ इस्माइल के अंदर जाने के बाद तुम दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बहुत सी चीजें जान गए होगे, लेकिन तुम नहीं जानते कि इस्माइल सिर्फ आंखें बंद करके फायरिंग करना जानता है और कुछ नहीं। हालांकि पिछली बार इसने 1 घंटे के अंदर ही लगभग 100 लोगों को मार दिया था, लेकिन जानते हो फिर इसे एक नॉर्मल सी लेडी कांस्टेबल ने पकड़ लिया था। लाहौल विला कुव्वत विराज, मेरे बारे में उल्टी फुल्टी बातें मत करो। मैं इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि वो लेडी कांस्टेबल सच में बहुत खूबसूरत थी। इस्माइल की बात पर विराज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एक टकसा इस्माइल की आंखों में देखने लगा, जबकि विराज की बातें सुनने के बाद माया दानव भी सोच में डूबा हुआ था। ठीक है विराज, तुम मुझे बस रोहिणी जेल तक छोड़ दो, बाकी का काम मैं खुद ही कर लूंगा। माया दानव की बात सुन विराज ने तुरंत ही जीप स्टार्ट की और रोहिणी जेल की तरफ निकल गया। विराज ने जब से इस्माइल को जेल से भगाया था, तब से ही दिल्ली पूरी हाई सिक्योरिटी जोन में थी और इसी वजह से रोहिणी जेल जाते हुए विराज को कई जगह पर पुलिस वालों ने रोका, लेकिन विराज हर जगह से बचते हुए इस्माइल को आखिरकार रोहिणी जेल लेकर आ ही गए। ये लो माया, तुम्हारी मंजिल आ गई। विराज की बात पर इस्माइल ने जीप के अंदर से ही रोहिणी जेल को देखा और मुस्कुराते हुए जीप से बाहर निकल गया। विराज बिरादर, अब देखना मैं क्या करता हूँ। इस्माइल को यहाँ रोहिणी जेल छोड़ने के बाद विराज ये समझ चुका था कि आखिर इस्माइल के अंदर छुपे माया का क्या प्लान है। वो जानता था कि माया न सिर्फ इस्माइल के हथियारों से बल्कि अपनी दिव्य शक्तियों से भी रोहिणी जेल को पूरी तरह से तबाह करके रख देने वाला है। उसने मुस्कुराकर इस्माइल को देखा और तुरंत ही वहाँ से चला गया। विराज इस्माइल को रोहिणी जेल के बाहर छोड़कर जा चुका था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उसकी खोज में दिल्ली पुलिस के साथ साथ एनआईए और स्पेशल इंटेलिजेंस की फोर्स भी लगी हुई है। विराज भले ही ओवर अलर्ट था, लेकिन हर किसी की नजर से बचना उसके लिए भी पॉसिबल नहीं था और जल्द ही इंस्पेक्टर विजय को विराज की लोकेशन के बारे में पता चल गया। इंस्पेक्टर विजय विराज के बारे में जान चुका था, जबकि इधर महागुरु अभी भी लैपटॉप में विराज और इस्माइल के बारे में देख रहे थे और तभी बोधी की आई कॉल ने उन्हें चौंका दिया। बोधी ने कॉल पर आरव के ठीक होने के बारे में सब कुछ बताया, जिसे सुन महागुरु के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए। बोधी, क्या आरव लड़ने के लिए तैयार है? महागुरु, आरव अपने पैरों पर खड़ा तो हो पा रहा है, लेकिन इस हाल में वो शायद ही किसी से लड़ पाए। बोधी, आरव को जितनी जल्दी हो सके लड़ने के लिए तैयार करो, क्योंकि विराज और माया दोनों ही बहुत खतरनाक हैं और मुझे अंदेशा हो रहा है जल्दी ही यहाँ चीजें बिगड़ने वाली हैं। महागुरु, अगर आरव लड़ने के लिए भी तैयार हो गया, तब भी आप जानते हैं कि बिना ब्रह्म विद्या के वो माया के सामने टिक नहीं पाएगा। आपने देखा ना पिछली बार माया दानव ने आरव के साथ क्या किया। बोधी, तुम समझ नहीं रहे हो यहाँ परिस्थिति क्या है। आरव को जल्दी से ब्रह्म विद्या सिखाओ, किसी भी हाल में उसे जल्द से जल्द माया से लड़ने के लिए तैयार करो। हमें ये करना ही होगा, हम लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है। महागुरु बोधी को आदेश देते हुए इतना ही कह पाए थे कि तभी वहां दौड़कर आए इंस्पेक्टर विजय ने उन्हें चौंका दिया। महागुरु, विराज का लोकेशन मिल गया है। वो रोहिणी जेल के आसपास ही है। विजय की बात सुन महागुरु ने बोधी की कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। रोहिणी जेल के आसपास? कहीं इस बार उसका मकसद रोहिणी जेल से किसी को भगाना तो नहीं है? नहीं महागुरु,
वो तो रोहिणी जेल से दूसरी ओर जा रहा है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है विजय। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। महागुरु की बात पर इंस्पेक्टर विजय महागुरु को भी अपने साथ लेकर चला गया। महागुरु इस बार पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने सोच रखा था कि इस बार विराज को वो कोई मौका नहीं देंगे। वो दोनों रोहिणी जेल पहुंचने के बाद उधर ही जाने वाले थे जिधर की विराज गया था। लेकिन तभी रोहिणी जेल के अंदर हुए एक जोरदार धमाके ने उन दोनों को पूरी तरह से चौंका दिया। महागुरु और इंस्पेक्टर विजय विराज के पीछे जा रहे थे, पर तभी रोहिणी जेल के अंदर हुए धमाके ने उन दोनों को चौंका दिया। विजय, जब विराज उधर भाग रहा था तब फिर ये रोहिणी जेल में धमाका किसने किया? रोहिणी जेल में हुए धमाके को सुन खुद इंस्पेक्टर विजय भी हैरान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि पूरी दिल्ली में सिक्योरिटी इतनी हाई अलर्ट पर है और ऐसे में आखिर किसी जेल के अंदर विस्फोट कैसे हो सकता है। महागुरु, ये धमाका जरूर विराज ने ही किया होगा, लेकिन कैसे ये समझ नहीं आ रहा। हमें अंदर जाना होगा। विजय की बात सुन महागुरु थोड़े से कंफ्यूज हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो विराज के पीछे जाएं या फिर जेल की तरफ। लेकिन फिर महागुरु विजय के साथ ही जेल की तरफ चले गए। महागुरु और इंस्पेक्टर विजय जेल के अंदर आ रहे थे, जबकि वहीं दूसरी ओर इस्माइल जेल के अंदर चारों ओर आतंक मचाए हुए था। जोरदार विस्फोट करने के बाद उसने अपने हाथों में AK-47 निकाल ली और आगे बढ़ता हुआ अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। आओ आओ जाहिलो, मैं मौत बांट रहा हूँ। आओ सबके सब मरो। इस्माइल के अंधाधुंध गोलियां और माया दानव के भ्रम कर देने वाली शक्तियों की वजह से कोई भी पुलिस वाला कुछ नहीं कर पा रहा था। सभी बस इस्माइल के सामने आते ही उसकी गोली का शिकार हो जाते और अपनी जान से हाथ धो बैठते। इस्माइल पुलिस वालों को मारता हुआ तेजी से उन सेल्स की तरफ बढ़ा जा रहा था जहां पर कि उसके आतंकवादी दोस्त मौजूद थे। एक तरफ जहां इस्माइल मौत बनकर रोहिणी जेल में आतंक मचा रहा था, वहीं दूसरी ओर वैद्य साकेत के शिविर में बोधी को बुरी तरह से परेशान देख आरव भी परेशान हो उठा। गुरुदेव, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। आरव, दिल्ली में स्थिति पूरी तरह से खराब है। महागुरु भी वही है और वे बोल रहे थे कि माया दानव और विराज दिल्ली में कुछ बड़ा करने का प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ गुरुदेव, माया सच में बहुत शक्तिशाली है। मेरे कुछ समझ जाने से पहले ही उसने मेरे सीने में खंजर उतार दिया था। माया के बारे में बात करते हुए आरव को अपने सीने में भी तेज दर्द का एहसास हो रहा था। लेकिन तभी बोधी ने जो कहा उसे सुन उसके चेहरे पर भी डर के भाव आ गए। आरव, मैंने महागुरु को तुम्हारी परिस्थिति के बारे में बताया था, लेकिन बावजूद इसके महागुरु चाहते हैं कि माया का सामना करने के लिए तुम्हें मैं इसी हाल में ब्रह्म विद्या सिखाऊं। पर गुरुदेव, इस हाल में मेरे लिए कुछ भी सीखना काफी मुश्किल होगा। आरव बोधी को इतना ही कह पाया था, पर तभी वहाँ तेजी से दौड़ कर आए एक धर्म योद्धा ने उन दोनों को चौंका दिया। बोधी ने देखा उस धर्म योद्धा के हाथ में एक टैब मौजूद था और वो धर्म योद्धा पूरी तरह से हाँफ रहा था। क्या हुआ? तुम इस तरह से हाँफ क्यों रहे हो? बोधी के सवाल पर उस धर्म योद्धा ने तुरंत ही अपने हाथ में मौजूद टैब को बोधी की ओर बढ़ा दिया। ब्रेकिंग न्यूज, असुर विराज ने 7 दिन पहले जिस आतंकवादी इस्माइल शेख को तिहाड़ जेल से छुड़ाया था, उसी इस्माइल शेख ने अभी अभी रोहिणी जेल पर एक भयानक धमाका किया है। आपको बता दें कि रोहिणी के इसी जेल में इस्माइल के 10 खूंखार साथी कैद है और एक्सपर्ट का मानना है कि इस्माइल शेख ने यह हमला इसीलिए किया है ताकि वो अपने साथियों को आजाद करा सके। इस्माइल शेख के इस हमले में अब तक 35 पुलिस वालों की लाशें निकाली जा चुकी है। टैब में चल रही न्यूज को देख बोधी के साथ साथ आरव भी परेशान हो गया। बोधी गुरुदेव, आपने जो देखा वो अर्ध सत्य है। दरअसल महागुरु ने ये संदेश भिजवाया है कि इस्माइल शेख को कोई नहीं रोक पा रहा है क्योंकि उसके अंदर खुद माया दानव है। माया दानव। ये तुम क्या कह रहे हो? गुरुदेव, मैं सच कह रहा हूँ और महागुरु ने ये भी कहा है कि जल्दी से जल्दी आरव को ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे दिया जाए ताकि समय रहते हम लोग माया के खिलाफ आरव को उतार सकें। धर्म योद्धा की बात पर बोधी और आरव दोनों एक दूसरे को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे। आरव को भी लगने लगा था कि अब उसको अपने घाव के बारे में सोचना छोड़ ब्रह्म विद्या सीखनी चाहिए, लेकिन जब शरीर ही साथ ना दे तब क्या ही किया जा सकता है। गुरुदेव, मैं ब्रह्म विद्या सीखने के लिए तैयार हूँ। नहीं आरव, तुम अभी बहुत ज्यादा घायल हो। बहादुर होने से पहले समझदार होना ज्यादा जरूरी होता है। बोधी की बात पर आरव का चेहरा उतर गया, लेकिन वो हार मानना नहीं चाहता था। वो खुद को साबित करने के लिए जबरदस्ती हाथ का सहारा लेकर बिस्तर से उठने लगा, लेकिन तभी उसके सीने में एक तेज दर्द उठा और वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। आरव,
आराम से। तुम ठीक तो हो? तुम्हें किसने कहा नीचे उतरने को? आरव को गिरा देख वैद्य साकेत भी उसके पास आ गए और आरव को सहारा देकर उठाने लगे। इस हाल में तुम्हारा चलना ठीक नहीं है आरव। तुम्हें कम से कम 1 महीना तो आराम करना ही होगा। साकेत की बात पर आरव उदास हो गया। वो जानता था कि अगर वो महीने भर तक बिस्तर पर पड़ा रहा तब विराज और माया पूरी दिल्ली को लाशों से पाट देंगे। एक तरफ अपने खराब हाल की वजह से आरव सबके बीच होते हुए भी किसी काम का नहीं था, वहीं दूसरी ओर महागुरु और इंस्पेक्टर विजय माया को रोकने के लिए रोहिणी जेल के अंदर आ चुके थे। वहाँ चारों ओर बारूद का गंध फैला हुआ था, जगह जगह पुलिस वालों की लाशें पड़ी हुई थी और जो लोग इस्माइल की गोलियां खाने के बाद भी जिंदा बच गए थे वो लोग दर्द से पूरी तरह कराह रहे थे। महागुरु, यहाँ की हालत तो नरक से भी बदतर हो गई है। हाँ विजय, मैं यहाँ माया की शक्तियों को महसूस कर सकता हूँ। माया अपनी मायावी शक्तियों से सबको भ्रमित कर रहा है, फिर वो सबको गोलियों से भून दे रहा है। महागुरु, हम लोग तो माया का सामना कर पाएंगे ना? करना पड़ेगा विजय। आरव अभी माया का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम लोगों ने अभी कुछ नहीं किया तो माया और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। महागुरु की बात सुन विजय महागुरु को कवर किए हुए आगे आगे चलने लगा। वो दोनों उसी ओर जा रहे थे जिधर की इस्माइल शेख गया था। इधर इस्माइल शेख इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि महागुरु और विजय उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। वो तो बस बेफिक्री से गोलियां चलाते हुए अपने साथियों के पास आ गया था। इस्माइल के सारे साथी भी इस्माइल को इस तरह हथियारों से सजे हुए देख हैरान रह गए थे। वो सभी सेल के अंदर से ही इस्माइल की तारीफों में तरह तरह की बातें करने लगे। इस्माइल बिरादर, आप तो 1 मैन आर्मी लग रहे हैं। आपके पास AK-47, रॉकेट लॉन्चर, ग्रैंड पिस्टल सब कुछ है। माशाअल्लाह इस्माइल भाई, आपको खुदा और बरकत दे। आप अकेले ही सिर्फ हम लोगों के लिए यहाँ तक आ गए। खुदा सच में मेहरबान है। खुदा आपको और नेमत से भर दे। इस्माइल अपने साथियों से अपनी तारीफें सुन खुश था, लेकिन उसके एक साथी ने जैसे ही खुदा का जिक्र किया वैसे ही इस्माइल ने एक झटके में उसके सीने पर गोली चला दी। ना मुरादो, तुम लोगों को यहाँ से छुड़ाने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारा खुदा नहीं। कान खोल कर सुन लो नालायकों, इस दुनिया में कोई खुदा नहीं, तुम सबका खुदा हूँ मैं। इस्माइल के इस रूप को देख सेल के अंदर मौजूद उसके सारे साथी डर से इस्माइल को देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस्माइल ने इतनी छोटी सी बात पर अपने एक साथी को गोली कैसे मार दिया। इस्माइल के सारे आतंकवादी साथी इस्माइल को अब डर से देखने लगे, जबकि इस्माइल अपने साथियों को सेल से बस निकालने ही वाला था। पर तभी वहां गूंजी महागुरु की आवाज ने उसे चौंका दिया। बस माया बस, रुक जा, अब तेरा काम खत्म हुआ। इस्माइल शेख अपने साथियों को छुड़ाने वाला था, पर तभी वहां आए महागुरु को देख वो चौंक गया। उसने तुरंत ही अपने दोनों हाथों में मौजूद बंदूकें महागुरु की तरफ तान दी, लेकिन तभी इंस्पेक्टर विजय भी अपने हाथों में रिवॉल्वर लिए आगे आ गया। गोली चलाने के बारे में सोचना भी मत माया। तुम भले मेरे गोली से बच जाओ, लेकिन इस्माइल बच नहीं पाएगा। इसका शरीर हाड़ मांस से बना है। विजय की बात सुन इस्माइल जस का तस खड़ा रह गया। वो समझ चुका था कि अगर उसने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो विजय कुछ भी कर सकता है। वैसे भी माया ने अपनी बहुत ऊर्जा खर्च करके इस्माइल के शरीर पर कब्जा किया था, इसीलिए वो शांत ही खड़ा रहा। पर तभी ना जाने उसके मन में क्या आया कि वो महागुरु और विजय को देख मुस्कुराने लगा। महागुरु और विजय इस्माइल को इस तरह से मुस्कुराता हुआ देख अलर्ट हो गए। वो दोनों समझ गए कि इस्माइल के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। विजय सावधान रहना, खुद को फंसा हुआ देख। अब माया दानव जरूर ब्रह्म विद्या का उपयोग करेगा। आपके रहते मुझे किसी भी चीज की टेंशन नहीं है महागुरु। मैं जानता हूँ आप इस्माइल के सारे भ्रम को तोड़ देंगे। इंस्पेक्टर विजय ने महागुरु पर विश्वास जताते हुए इतना ही कहा था, पर तभी अचानक गोली चलने की आवाज सुन वो चौंक गया। इंस्पेक्टर विजय तुरंत ही हरकत में आ गया था और ये देख उसकी सांसें तेज हो गई कि इस्माइल उसकी तरफ बंदूक उठाए हुए गोली चला रहा है। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कुछ इतना धीरे धीरे क्यों हो रहा है। इंस्पेक्टर विजय को ये सब कुछ अजीब लग रहा था। ये उसकी जिंदगी में पहली बार था जबकि वो अपनी आंखों से बुलेट को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा हो। महागुरु देखिए, माया ने भ्रमजाल फैलाना शुरू कर दिया है। विजय को लग रहा था कि उसकी तरफ आ रही गोली माया के भ्रमजाल का हिस्सा है, इसलिए वो मदद के लिए महागुरु को देख रहा था। तभी उसने देखा कि महागुरु ने तेजी से उस पर ही छलांग लगा दी है। विजय बचाओ, ये भ्रम नहीं असलियत है। दरअसल विजय जिसको भ्रम समझ रहा था वो भ्रम नहीं बल्कि सच्चाई थी। माया ने सच में गोली चलाई थी। दरअसल उसने बहुत ही चालाकी से पहले तो इंस्पेक्टर विजय का ध्यान इस बात पर लगा दिया था कि यहाँ पर सब कुछ भ्रम है, और उसके बाद उसने एक झटके में ही गोली चला दी। इधर महागुरु विजय को बचाने के लिए उस पर कूद पड़े,
लेकिन बावजूद इसके गोली विजय के सीने के थोड़ा सा नीचे आ लगी। हाँ तो महागुरु, क्या कह रहे थे आप? मेरा काम खत्म हुआ? महागुरु जी, आप मेरा काम खत्म करने आए थे, लेकिन अब देखिए मैं कैसे आपका काम खत्म करता हूँ। इस्माइल जानता था कि महागुरु विजय को बचाने के चक्कर में अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए उसने महागुरु पर बंदूक तान दिया और फायरिंग करना शुरू कर दिया। इधर महागुरु भी माया दानव के मंसूबों को अच्छे से जानते थे, इसलिए वो तुरंत ही विजय को घसीटते हुए पीछे ले आए। महागुरु की फुर्ती की वजह से इस्माइल का चलाया हुआ एक भी गोली महागुरु को नहीं लगा। चाहूं तो अभी के अभी इस महागुरु का खेल खत्म कर सकता हूं, लेकिन नहीं, इससे पहले कि यहाँ पर कोई और आ टपके, मुझे इन नालायकों को लेकर यहाँ से जाना होगा। यही वे लोग हैं जो मेरा आतंक फैलाने का काम कर सकते हैं। इतना कहते हुए इस्माइल ने तुरंत ही अपनी AK-47 को सेल में लगे हुए ताले पर चलाया और फायरिंग कर दिया। इधर महागुरु विजय को घसीटते हुए एक सेफ प्लेस पर ले आए थे। हालांकि विजय के शरीर से काफी सारा खून बह रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर विजय ने अभी तक हार नहीं मानी थी। उसके चेहरे पर सख्त भाव मौजूद थे। महागुरु, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप जाइए, इस्माइल को रोकिए, मैं खुद को संभाल लूंगा। महागुरु दर्द से तड़प रहे विजय को गौर से देख रहे थे। उनकी नजर विजय के सीने से निकल रहे खून के छोटे छोटे फव्वारे पर भी था। विजय, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हारी हालत बहुत खराब है विजय। शायद तुम्हारे दिल के नीचे गोली लगी है। इंस्पेक्टर विजय भी महागुरु की बातों को समझ रहा था, लेकिन हर गुजरते सेकंड के साथ वो एक ऐसे सिचुएशन में जा रहा था जहां पर चीजों को कंट्रोल करना अब उसके बस की बात नहीं थी। उसने उदासी से महागुरु की आंखों में देखा और जोर जोर से हिचकियां लेने लगा। पानी, पानी, महागुरु, मुझे पानी दीजिए, पानी। विजय के हाल को देख महागुरु की भी आंखों में नमी आ गई। वो प्यार से विजय को देख रहे थे और तभी विजय की गर्दन अपने आप नीचे हो गई। इस्माइल की गोली ने इंस्पेक्टर विजय की जान ले ली थी, जबकि इधर इस्माइल अपने सारे साथियों को जेल से निकालने के बाद गटर की ओर बढ़ने लगा। जल्दी चलो नालायकों, मैंने जो किया है उसके बाद मिलिट्री सब कुछ रोहिणी जेल के बाहर आ जाएगा। जल्दी 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 चलो। मैं भले तुम लोगों के पास आ गया हूँ, लेकिन यहाँ से निकलना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस्माइल ने जब से अपने ही एक साथी पर गोली चलाई थी, तब से उसके बाकी साथियों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो इस्माइल को कुछ भी बोल सके। वो सभी बस चुपचाप सिर झुकाए हुए इस्माइल के पीछे पीछे गटर में चले जा रहे थे। इधर इंस्पेक्टर विजय की मौत ने महागुरु को बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। दरअसल विजय सत्यधर्मा स्कूल के दिनों में महागुरु का फेवरेट स्टूडेंट हुआ करता था। वो विजय की लाश उठाए चुपचाप बाहर की ओर चले गए। इस्माइल के रोहिणी जेल में किए गए हमले और अपने साथियों के साथ वहां से भाग निकलने की खबर सत्यधर्मा स्कूल तक भी आ पहुंची थी। खुद आरव ने जब इस खबर को देखा, तब उसने भी निराशा से अपनी नजरें नीचे कर ली। बोधी भी वहीं आरव के पास बैठे थे और उनके चेहरे पर भी उदासी फैली हुई थी। तभी वो उदास मन से अपनी कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ। आरव, मुझे जाना होगा। महागुरु इंस्पेक्टर विजय की डेड बॉडी लेकर यहीं आ रहे हैं। मुझे उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी पड़ेगी। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि बोधी ने उसके कंधे को हल्का सा थपथपाया और वहां से चले गए। बोधी के जाने के बाद आरव बिस्तर पर पड़ा हुआ पूरे दिन टैब में न्यूज को ही देखता रहा और इसी बीच कितने घंटे बीत गए उसे पता भी नहीं चला। लगातार स्क्रीन देखने की वजह से उसकी आंखों में हल्की सी जलन भी हो रही थी और उसे नींद भी आ रही थी, लेकिन जिन आंखों में दुनिया भर की टेंशन हो, वो आंखें सो ही नहीं सकती। आरव बेचैनी से बस इसी बारे में सोचता रहा कि आखिर वो माया दानव को आतंक फैलाने से कैसे रोके। तभी अचानक उसके मन में एक ऐसा ख्याल आया जिसके बारे में सोचते ही वो हड़बड़ा कर रह गया। वो खुद को घसीटते हुए खिड़की के पास ले आया और जैसे ही उसने आसमान में मौजूद पूर्ण गोलाकार चांद को देखा, उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई। आज ही है पूर्णमासी की रात। मुझे जो भी करना है आज ही करना होगा। दरअसल पूर्णमासी की इस रात को देख आरव के चेहरे पर चमक इसलिए आ गई थी क्योंकि उसे अभी भी याद था कि यति सरदार ने उससे क्या कहा है। मुझे याद है, यति सरदार ने कहा था कि अगर पूर्णमासी की रात को मानसरोवर झील में स्नान किया गया तब मेरी शक्तियाँ हद से ज्यादा बढ़ सकती है। मैं नहीं जानता कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा। वैसे भी जब माया दानव पूरी दुनिया में आतंक फैला रहे हो, तब बिस्तर पर बैठ के उसको देखते रहने से तो अच्छा है रिस्क लेकर उसको चुनौती दिया जाए। आरव ने मानसरोवर झील में स्नान करने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसके सामने चुनौतियां अभी भी कम नहीं थी। वो जिस हालत में था, उस हाल में उससे 1-2 कदम चलना भी एवरेस्ट चढ़ने के बराबर था और मानसरोवर झील सत्यधर्मा स्कूल से 15 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर थी।
आरव पूर्णमासी की इस रात में मानसरोवर झील जाना चाहता था, लेकिन अपनी खराब तबीयत की वजह से उसका अकेले मानसरोवर झील जाना पॉसिबल ही नहीं था। उफ़, मुझे कुछ भी करके आज ही मानसरोवर झील जाना ही होगा, वरना सब कुछ चौपट हो जाएगा। पूर्णमासी की रात अब फिर से 1 महीने के बाद आएगी। नहीं नहीं, मैं वेट नहीं कर सकता। आरव बेचैनी से मानसरोवर झील जाने के बारे में सोच रहा था। तभी उसके मन में एक ऐसा ख्याल आया जिसे सोच उसके चेहरे पर स्माइल तैर गई। बस यही मेरी मदद कर सकती है। मुझे कुछ भी कहकर इसे मना नहीं होगा। दरअसल आरव किसी और से नहीं बल्कि पूनम से मदद लेने के बारे में सोच रहा था। उसने तुरंत अपना डिवाइस निकाला और पूनम को एक मैसेज टाइप करने लगा। पूनम, प्लीज जल्दी से मेरे शिविर में आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और हाँ, अकेले आना, अकेले। इधर पूनम सोने के लिए अपने बेड पर जाने वाली थी, पर तभी डिवाइस पर आए मैसेज ने उसे चौंका दिया। पूनम गौर से आरव के मैसेज को पढ़ रही थी और फिर अचानक पूनम के चेहरे पर डर के भाव आ गए। आरव मुझे अकेले क्यों बुला रहा है? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैंने उस पर नैनो ट्रांसमीटर लगाया था? हालांकि जब पूनम आरव को लेकर साकेत वैद्य के शिविर पहुंची थी, तब उसने आरव के शरीर से उस नैनो ट्रांसमीटर को हटाने का ट्राई किया था, लेकिन आरव के शरीर पर लिपटे मोन्जो मासमून और शिविर में अचानक से बड़ी चहल पहल की वजह से वो ट्रांसमीटर को आरव के शरीर से हटा नहीं पाई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पूनम डरी हुई थी। वो तुरंत ही हड़बड़ाती हुई अपने शिविर से निकली और आरव के मेडिकल शिविर की ओर जाने लगी। इधर आरव बेचैनी से पूनम का इंतजार कर रहा था और पूनम जैसे ही उसके शिविर में आई, वैसे ही वो हिम्मत करके अपने बिस्तर से उठने लगा। पूनम, आओ, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। हेल्प? कैसी हेल्प आरव? पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। आरव के बिहेवियर को देख पूनम ये तो समझ गई थी कि आरव नैनो ट्रांसमीटर के बारे में बात नहीं कर रहा। ठीक है आरव, किसी को नहीं बताऊंगी। अब बोलो। पूनम, तुम्हें अभी के अभी मुझे मानसरोवर झील पहुंचाना होगा और तुम इस बारे में कुछ भी नहीं पूछोगी। मेरे पास समय बहुत कम है। मानसरोवर झील? अभी? और वो भी तुम्हारे इस हाल में? आरव, तुम होश में तो हो? मैं पूरी तरह से होश में हूँ पूनम। बस तुम ये बताओ कि तुम मुझे मानसरोवर झील छोड़ोगी या नहीं। तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी तो क्लियर बोल दो, मैं किसी और को हेल्प के लिए बोलूंगा। आरव की झल्लाहट को देख पूनम समझ गई थी कि आरव अब किसी भी हाल में मानसरोवर झील जाकर ही रहेगा। ठीक है आरव, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन तुम्हारा इस हाल में एक कदम भी चलना बहुत मुश्किल है। तुम्हें अकेले वहां तक ले जाना मेरे लिए काफी डिफिकल्ट होगा। मुझे इसमें शुभम और नताशा की हेल्प चाहिए। शुभम और नताशा का जिक्र सुन आरव एक सेकंड के लिए शांत हो गया। दरअसल वो ये नहीं चाहता था कि उसके मानसरोवर झील जाने की बात ज्यादा लोगों तक फैले, लेकिन उसे इस बात का भी एहसास हो रहा था कि पूनम जो कह रही है वो सच कह रही है। पूनम, दोनों को रेडी करने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना? मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम समय लगे। इतना कहते हुए पूनम ने तुरंत ही नताशा और शुभम को कॉल लगा दिया और शुभम नताशा जल्द ही आरव के शिविर में आ गए। गाइस, ध्यान से सुनो। तुम लोग कोई भी सवाल नहीं पूछोगे और तुम दोनों वही करोगे जो कि करने को कहा जाए। हाँ बाबा, समझ गया, कुछ नहीं पूछूंगा। लेकिन ये तो बताओ कि आखिर निकलना कब है, क्योंकि हिमगाड़ी में लगे हुए कुत्ते ने अगर भौंकना शुरू कर दिया तो हम लोग जाने से पहले ही पकड़े जाएंगे। शुभम की बात सुन आरव भी शांत नजरों से अपने तीनों धर्म भाई को देखने लगा। पूनम, शुभम सही कह रहे हैं। सभी लोग अभी इंस्पेक्टर विजय के डेड बॉडी आने के इंतजार में हैं। यही सही समय है जब हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए। तुम सही कह रहे हो आरव। चलो शुभम, आरव को सहारा देकर बाहर लाओ, मैं हिमगाड़ी को संभालती हूँ। इतना कहते हुए पूनम तुरंत ही बाहर चली गई, जबकि शुभम आरव को एक हाथ का सहारा देकर धीरे धीरे शिविर से बाहर लाने लगा। नताशा इस बात का ध्यान रख रही थी कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा, और फिर जैसे ही शुभम आरव को लेकर हिमगाड़ी के पास आया, वैसे ही पूनम ने हिमगाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। देखा आरव, मैंने कहा था ना कि शुभम और नताशा की मदद से हम लोग आसानी से निकल जाएंगे। पूनम की बात पर आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एक टक आसमान में मौजूद पूरे चांद को देखे जा रहा था और मन ही मन इस बात की उम्मीद कर रहा था कि समय रहते वो मानसरोवर झील पहुंच जाए। इधर पूनम के ऑर्डर की वजह से नताशा बिल्कुल चुप थी, लेकिन शुभम बेचैनी से इधर उधर देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग आखिर इतनी रात कहाँ जा रहे हैं। उसने हिमगाड़ी के आगे लगे हुए कुत्तों को देखा और अपने मन में सोचते हुए कहा, पूनम, तू खुद को हिटलर समझती है, इससे कुछ भी पूछना बेकार ही होगा। मैं बस ध्यान से इन रास्तों को देखता हूँ, जल्दी ही पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अपने मन में सोचते हुए शुभम बस गौर से उन रास्तों को देखने लगा और 1 घंटे तक लगातार सफर करने के बाद जब उसने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखा, तब अचानक वो चौंक गया। पूनम, हम लोग मानसरोवर जा रहे हैं? शुभम के सवाल पर पूनम गुस्से से घूरकर शुभम को देखने लगी, जबकि तभी आरव ने धीरे से जवाब दिया, हाँ शुभम, हम लोग वही जा रहे हैं। आरव के जवाब पर शुभम का मन किया कि वो आरव से इस बारे में और भी कुछ पूछे,
लेकिन पूनम को गुस्से में देख उसने आगे कुछ नहीं पूछा। वो बस रास्ते को देखने लगा और जल्दी ही वो लोग मानसरोवर झील पहुंच गए। समुद्र तल से 4500 मीटर ऊपर स्थित ये मानसरोवर झील पूरे चांद के स्याह रोशनी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वहां दूर दूर तक शांति फैली हुई थी। सभी इस मनमोहक दृश्य को देख खुद में खो से गए थे, जबकि तभी आरव ने शुभम के सहारे को छोड़ दिया और अपने मोन्जो माजमून का सहारा लेते हुए झील की तरफ बढ़ने लगा। शुभम को लग रहा था कि कहीं आरव गिर ना जाए, इसलिए वो भी आगे आया। आरव भाई मेरा हाथ पकड़ लो, वरना गिर जाओगे। नहीं शुभम, मैं ठीक हूँ। पर आरव, तुम आखिर झील में क्यों जा रहे हो? शुभम की तरह पूनम को भी इस बात का नहीं पता था कि आखिर आरव उन्हें यहाँ लेकर क्यों आया है। वो भी सवालिया निगाहों से आरव को देखने लगी। मैं नहाने आया हूँ शुभम। आरव के जवाब को सुन शुभम शॉक्ड रह गया। यार, आधी रात को तुम यहाँ इसलिए आए हो ताकि तुम नहा सको? क्या यार, तुम भी ना हद करते हो। पर एक बात बताऊं, तुम्हें मालूम भी है ये झील राक्षस तल से जुड़ा हुआ है? यहाँ नहाना, और वो भी रात में, जानते हो ये मौत को चुनौती देना है। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपने मोन्जो माजमून को लेकर पानी में उतर गया, जबकि ये सब देख शुभम ने अपना सिर पीट लिया। शिट यार, मुझे लगा था कि हम लोग किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, पर यहाँ तो हद है। शुभम आरव को पानी में जाते देख थोड़ा सा निराश था, जबकि तभी उसने जैसे ही वहां अचानक से बदल रहे मौसम पर ध्यान दिया, वैसे ही वो चौंक गया। शुभम, पूनम और नताशा तीनों ने नोटिस किया कि आरव के मानसरोवर झील में उतरते ही अचानक हवाएं तेज हो गई थी। आसमान में काले काले बादल छाने लगे थे और बिजली भी चमकनी शुरू हो गई थी। ये क्या हो रहा है पूनम? पूनम भी डर से भर गई थी। उसके पास शुभम के सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। और तभी अचानक वहाँ एक जोर की बिजली चमकी और पूनम ने देखा कि उसकी आंखों के सामने वो बिजली सीधा पानी में मौजूद आरव से जा टकराई। बिजली का झटका इतना जोरदार था कि पूनम, शुभम और नताशा भी कई कदम दूर जा गिरे। आरव मानसरोवर झील में नहा रहा था, पर तभी वहां गिरी बिजली ने न सिर्फ आरव को बल्कि पूनम, नताशा और शुभम को भी उछालकर दूर फेंक दिया। पूनम की हालत खराब थी। उसे अपना सिर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। उस पर बेहोशी भी छा रही थी, लेकिन बेहोश होने से पहले उसने देखा कि मानसरोवर झील के पानी में आरव किसी लाश की तरह तैर रहा है। एक तरफ जहां मानसरोवर झील में आरव और उसके दोस्तों के साथ अजीब अजीब चीजें हो रही थी, वहीं दूसरी ओर सत्यधर्मा स्कूल में महागुरु इंस्पेक्टर विजय की डेड बॉडी को लेकर आ पहुंचे थे। स्कूल के सभी गुरुओं के साथ साथ विजय को पहचानने वाले छात्र भी विजय के दाह संस्कार में मौजूद थे। महागुरु ने विजय की चिता को मुखाग्नि भी दे दी थी, पर तभी वहां से कई किलोमीटर दूर लगातार गरजती बिजलियों की आवाज सुन उनका चेहरा गंभीर हो उठा। वो हैरानी से अपनी बगल में खड़े बोधी को देखने लगे। बोधी, यहाँ तो मौसम पूरी तरह से साफ है, फिर ये बिजली? पता नहीं महागुरु, जब से ये माया दानव यहाँ से आया है तब से हर ओर अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। बोधी की बात सुनकर महागुरु शांत नजरों से आसमान में मौजूद पूर्णमासी के चांद को देखने लगे। नहीं बोधी, ये माया दानव का किया धरा नहीं है। यहाँ कुछ तो ऐसा हो रहा है जो हमारे सामने होते हुए भी हमसे छिपा हुआ है। महागुरु की चिंता भरी बात पर बोधी भी शांत नजरों से बहुत दूर स्थित मानसरोवर पहाड़ी पर चमक रही बिजलियों को देखने लगे। खैर बोधी, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ आरव कैसा है? आरव की हालत ठीक नहीं है महागुरु। वैद्य साकेत ने कहा है कि उसे कम से कम महीने भर आराम करना होगा, उसके बाद ही हम लोग उसे ब्रह्म विद्या सिखा सकते हैं। महीने भर में तो माया दानव पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। पर छोड़ो, कल सुबह मैं आरव से मिलता हूँ। माया को खत्म करने का कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। महागुरु इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि आरव अपने शिविर से गायब है। उनके दिमाग में हर वक्त यही चल रहा था कि वो कैसे माया दानव को खत्म करें। इधर माया दानव भी रोहिणी जेल से अपने साथियों को भगाने के बाद दिल्ली को तबाह करने का प्लान बना रहा था। उसके सारे साथी उसके आसपास ही थे, जबकि इस्माइल शेख के अंदर मौजूद माया दानव उन लोगों को उन्हीं की भाषा में ऑर्डर दे रहा था। तो समझ गए तुम लोग, हम लोग ऐसी जगहों पर हमला करेंगे जहां पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो, जैसे कि रेलवे स्टेशन, मेट्रो, सीपी। पर इस्माइल बिरादर, इन जगहों पर सिक्योरिटी बहुत टाइट होता है और इस बार इंडियन पुलिस वाले हम लोगों पर पहले ही खफा है। वे हम लोगों को देखते ही शूट कर देंगे। शूट कर देंगे तो क्या होगा? मर जाना। पर इस्माइल भाई, आपने पिछली बार ही कहा था कि मिशन पूरा होते ही हम वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। वैसे भी मैंने अभी तक अपने बच्चे का मुंह नहीं देखा है। बच्चों का मुंह नहीं देखा? अबे नामुराद, जब तू 2 सालों से यहाँ है तो फिर तेरा बच्चा कैसे हुआ?
इस्माइल की बात सुनकर वहां मौजूद उसके बाकी के साथी हंसने लगे, जबकि इस्माइल के उस साथी ने अपना सिर झुका लिया और अपने मन में सोचते हुए कहा, इस्माइल भाई के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो पहले इस तरह नहीं थे। इस्माइल के सारे साथियों को इस्माइल का बदला बदला बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो इस्माइल को कुछ बोल सके। जबकि अपने साथियों को ऑर्डर देने के बाद इस्माइल मस्ती में झूमते हुए अपने कमरे की ओर चला गया। इधर एक तरफ जहां इस्माइल के अंदर मौजूद माया दानव पूरी दिल्ली में कत्लेआम मचाने का प्लान बना रहा था, वहीं दूसरी ओर माया दानव को रोकने वाला दुनिया का एकमात्र शख्स आरव अभी भी आसमानी बिजलियों का शिकार हो रहा था। आरव के हाथ में अभी भी उसका मोन्जो माजमून तलवार मौजूद था, लेकिन वो किसी लाश की तरह मानसरोवर झील के पानी में बस बहता जा रहा था। आसमान से गिरती बिजलियों का वो दौर काफी देर तक चला, लेकिन जब सब कुछ शांत हो गया तब आरव का शरीर पानी के झोंकों के साथ झील के किनारे पर आ गया। इधर शुभम, पूनम और नताशा भी बिजली के झटकों की वजह से बेहोश थे, लेकिन सब कुछ शांत होने के बाद धीरे धीरे वो लोग होश में आने लगे। सबसे पहले शुभम कराहते हुए उठा। अरे मोरी मैया, ये क्या हो गया? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। शिट यार, यहाँ आने के बाद सब कुछ एकदम उलट पुलट हो गया है। लगातार बिजली गिरने की वजह से शुभम को अभी भी अपनी आंखों के आगे बस तेज रोशनी दिख रही थी, लेकिन फिर भी जब उसने आंखें मसलते हुए सामने की ओर देखा तो ये देख वो बुरी तरह चौंक गया कि आरव का शरीर तैरता हुआ एकदम किनारे तक आ गया है। शुभम ने पूनम और नताशा को भी देखा, वो दोनों भी दर्द से कराहती हुई उठ रही थी। शुभम तुरंत ही पूनम के पास पहुंचा। शुभम, यहाँ क्या हुआ? इधर आओ पूनम, लगता है आरव अब नहीं रहा। शुभम की बातें सुन पूनम भी दौड़ती हुई झील के किनारे आ गई। नताशा भी आरव के शरीर के पास पहुंच चुकी थी और उन तीनों ने जब मिलकर आरव को पानी से बाहर निकाला तब ये देख सबकी धड़कनें तेज हो गईं कि आरव का पूरा बदन किसी ज्वालामुखी के लावे की तरह तप रहा है। पूनम, मैं अब और नहीं सह सकता। मुझे सीधे सीधे बताओ, आखिर यहाँ क्या चल रहा था? तुम आरव के साथ यहाँ क्यों आई थी? मुझे नहीं पता शुभम, मैं नहीं जानती थी कि आरव यहाँ नहाने आ रहा है और उसके साथ ये सब हो जाएगा। क्या तुम लोग को मालूम ही नहीं था? ओह गॉड पूनम, अब हम लोग महागुरु को क्या जवाब देंगे? शुभम और पूनम आपस में लड़ रहे थे, जबकि इधर नताशा अभी भी गौर से आरव को देख रही थी और तभी उसने आरव में कुछ ऐसा देखा जिसे देख वो चौंक गई। गाइस, ये देखो, आरव अभी भी जिंदा है। नताशा की बात सुन पूनम और शुभम दोनों हैरानी से आरव की ओर मुड़े और ये देख वो दोनों भी शॉक्ड रह गए कि बिजली गिरने के बावजूद आरव की उंगलियों में हरकत हो रही है। इम्पॉसिबल, इतनी बिजली गिरने के बाद कोई भी शख्स जिंदा नहीं रह सकता। शुभम भी आरव की उंगलियों को हिलता हुआ देख चौंक गया था। वो ये देखने के लिए आरव के नजदीक जाने लगा कि कहीं उसे कोई भ्रम तो नहीं हो रहा, और तभी अचानक आरव ने एक झटके में अपनी आंख खोल ली। शुभम हड़बड़ाते हुए पीछे गिर पड़ा। ओ गॉड आरव! पूनम भी आरव को पल के झपकाते देख अचरज में थी, जबकि तभी आरव अचानक उठ बैठा। टाइम क्या हुआ है? पूनम, नताशा और शुभम आरव को होश में देख पहले ही शॉक्ड थे, और जब आरव ने उठते ही ये अजीब सवाल पूछा तो वो लोग बस घूर घूर कर आरव को देखने लगे। भोर के 3 बज गए हैं। बोल, तुझे फिर से इस झील में डूबना है क्या? हम लोगों को तुरंत यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि स्कूल में सभी लोग जल्दी उठ जाते हैं। आरव की बात सुनते ही शुभम नर्वस हो गया। वो जानता था कि आरव सही कह रहा है, और उसे ये भी मालूम था कि अगर वो लोग सही समय पर स्कूल नहीं पहुंचे तो उन लोगों पर शामत आ सकती है। आरव की बात सुन वो लोग तुरंत अपनी हिमगाड़ी में बैठकर स्कूल की ओर निकल पड़े। शुभम, पूनम और नताशा तीनों रास्ते में अजीब निगाहों से आरव को घूरते हुए चले आ रहे थे। किसी को अभी भी यकीन ही नहीं आ रहा था कि उन लोगों के साथ मौजूद आरव अभी भी जिंदा है। उन लोगों ने हालांकि आरव से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन आरव पूरे रास्ते किसी पत्थर की मूर्ति की तरह बिल्कुल चुप ही रहा। आरव को कुछ भी ना बोलता देख उन लोगों ने भी पूरे रास्ते आरव से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो लोग स्कूल पहुंचे तब पीछे से आई कड़क आवाज को सुन वो सभी चौंक गए। रुक जाओ! पीछे से आई आवाज को सुन वो तीनों डरते हुए पीछे मुड़े, और तभी उन लोगों ने अपने सामने जिस शख्स को देखा उसे देख उन तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया।